गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 851 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 851 तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर, खासी कहाँ पर, जयंतिया कहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो एरिया है यहाँ है। बाकी अगस्तमलई केरल में हो गया, दिहांग दिवांग हो गया अरुणाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा नोकरेक गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, मेघालय यानी। तो नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। अगस्तमलाई की बात करें तो पश्चिमी घाट में, ठीक है, केरल में यानी। दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिवांग घाटी में। और नंदा देवी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीव मंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम आपको लगाना है। मन्नार की खाड़ी बड़ा है या सुंदरबन बड़ा है? क्योंकि शुरुआत या तो सुंदरबन से हो रही है, मन्नार की खाड़ी से हो रही है। देखिए, मन्नार की खाड़ी बड़ा है सुंदरबन से, तो जहाँ जहाँ सुंदरबन से स्टार्ट हो रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, लगभग 10,500 है और ये सुंदरबन 9,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उसके बाद मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी आ जाएगा, फिर सबसे छोटा हो जाएगा सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप में वर्णित है। तो मन्नार की खाड़ी लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन की बात करें तो 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का 4,926 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और सिक्किम का कंचनजंगा लगभग 2,619 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, इस प्रश्न का मतलब गुजरात के कच्छ के रण से नहीं है। कच्छ वनस्पति का सुंदरबन मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो कच्छ वनस्पति का सुंदरबन यानी सुंदरबन मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में निम्न टाइगर रिजर्वों में से कौन मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट महाराष्ट्र में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, दम्फा या दम्पा अरुणाचल में, दम्फा या दम्पा मिजोरम में, ठीक है, और भद्रा है कर्नाटक में। तो सही उत्तर क्या है? सी। तो दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। बुक्सा की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, मेलघाट महाराष्ट्र में, और भद्रा है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा जो वनस्पतिक उद्यान है, वर्ल्ड बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन, कहाँ पर है ये? भारत, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड। फ्रांस में नहीं है तो पेरिस गया, हावड़ा में नहीं, भारत में नहीं है तो हावड़ा गया, टोक्यो में नहीं है, जापान में नहीं है तो टोक्यो गया। यह है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के क्यू में वर्ल्ड बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन। तो इंग्लैंड के क्यू में स्थित है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इसकी स्थापना जो है 1759 में हुई थी। और 2003 में, वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया इसको। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कावेरी नदी किन किन राज्यों या किन शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी। ठीक है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कावेरी बेसिन में पड़ेगा। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र भी कावेरी बेसिन में पड़ेगा। वायनाड केरल का, ये भी कावेरी बेसिन में पड़ेगा। पापी कोंडा तो आंध्र प्रदेश में है ना। ठीक है,
पापीकोंडा कहाँ पर है? पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में। तो ये तो गोदावरी बेसिन का पार्ट हो गया। तो हम 2 को एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, जहाँ जहाँ 2 वो नहीं होगा। 2 2 2, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 3 और 4। तो कावेरी बेसिन का विस्तार है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में। बात करें नागरहोल की, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो कावेरी बेसिन में आ गया। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में है, कावेरी बेसिन में आ गया। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल में है, तो कावेरी बेसिन में आ गया। जबकि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान तो आंध्र प्रदेश में है, तो ये चला गया गोदावरी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। चिनार वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चिनार वन्य जीव अभयारण्य है केरल में, बी है इसका आंसर। तो चिनार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। अभयारण्य या नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई एक आधा प्रश्न जो है मैच करने के लिए पूछ लेता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। हरि के आर्द्रभूमि व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल नदी के संगम पर स्थित है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट, पहला कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और। हरि के आर्द्रभूमि पंजाब में व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है, सही है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल नदी के संगम पर रही है। चंबल में तो चंबल रिवर सेंचुरी है ना, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला सही है। तो हरि के आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है। ये राजस्थान के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर है, ठीक है, ना कि बनास और चंबल के संगम पर। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है किसकी? किसकी है? विश्व बैंक की नहीं है, जर्मनी की नहीं है, भारत की नहीं है, संयुक्त राष्ट्र की है ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है, और यह सतत ऊर्जा दशक संयुक्त राष्ट्र की पहल है, यूएन की। 10वां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों की एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? क्या है? ये है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। तो पौधों के उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और यह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, पेट्रोल जल गया तो जल गया, कोयला जल गया तो जल गया, डीजल जल गया तो जल गया। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन सूर्य का प्रकाश, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल, ठीक है, जिनका रिन्यूएबल है, मतलब बाद में भी उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयले को जलाओगे तब तो होगी, परमाणु में तो जहर उगलता है, पेट्रोल में भी है, सूर्य के प्रकाश में नहीं होती। तो डी है इसका आंसर। तो सौर ऊर्जा, ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं होती, और यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, जैसे कि पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। सामान्य स्थितियों में तो प्रदूषण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है आपके ब्लड के साथ मिलकर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ए है इसका आंसर, CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है, रंगहीन गैस है, ये अति विषैली है, और इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से और शेष 10% ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयले के जलने और स्वचालित वाहनों से निकलती है जो आप चलाते हैं रोड पर। नंबर 13 पर अचेन निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? देखिए, ऐसे प्रदूषक जो प्रदूषित क्षेत्र से सीधे निकलते हैं, मतलब, तो उनको बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, द्वितीयक नहीं है, ठीक है। स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है, ओजोन भी द्वितीयक प्रदूषक है,
और पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये भी PNA ये भी एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब द्वितीयक प्रदूषक ना होकर ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, क्योंकि स्रोत से सीधे निकलते हैं, किसी क्रिया के द्वारा नहीं बनते। ठीक है, जैसे ओजोन क्रिया के द्वारा बनती है। तो विकल्प में दिए गए प्रदूषकों में सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है ये। देखिए, ऐसे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वायु प्रदूषण साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं द्वितीयक वायु प्रदूषक। जैसे कि ओजोन द्वितीयक वायु प्रदूषक है, PNA, पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं किसके? ध्वनि प्रदूषण के, मृदा के, जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण। एसिड रेन इंडक्टर बोलते हैं इनको, अम्ल वर्षा सूचक लाइकेन के प्लांट, और इसके साथ ही ये वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं। तो लाइकेन जो है निम्न श्रेणी की एक छोटी वनस्पति का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं। और लाइकेन का निर्माण कैसे होता है? शैवाल और कवक के द्वारा होता है। यह प्रश्न UPSC सिविल सेवा भी कर चुकी है 2-3 बार। 2003 में, 2013 में सीधे सीधे पूछा था यह प्रश्न UPSC सिविल सेवा में। ठीक है। 15वां प्रश्न है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके? लकड़ी के कोयले के जलने से, पत्थर के कोयले के जलने से, मिट्टी का तेल या डीजल जलेगा तो, CNG जलेगी तो। फ्लाई ऐश ये प्राप्त होता है पत्थर के कोयले के जलने से। ठीक है, कोल। तो फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग जो है होते हैं। इसके कुछ अनुप्रयोग भी हैं, आगे देखेंगे। और कौन कौन सी हानि है अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 20 प्रश्न है इसमें। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है क्या? और NTPC को मई 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ था क्या? यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है क्या? भारत की दूसरी नहीं, भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। ठीक है, सबसे बड़ी है। 2010 में महारत्न का दर्जा, और विद्युत मंत्रालय के अधीन है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल एक और दो बी। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है। ठीक है, और मई 2010 में महारत्न का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था और भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न फ्लाई ऐश से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से फ्लाई ऐश के हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं? फ्लाई ऐश के कण हृदय रोग, श्वसन रोग और स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकते हैं। ये पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये सब कुछ कर सकता है फ्लाई ऐश। ठीक है, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो फ्लाई ऐश के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? फ्लाई ऐश के कण जहरीले वायु प्रदूषक हैं। ये हृदय रोग की समस्या, कैंसर रोग, श्वसन रोग, स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। ये जल के साथ मिलने पर भूजल में भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बनते हैं, और यह मृदा को भी प्रदूषित करते हैं और पेड़ों की जड़ विकास प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अगर इनके हानिकारक इम्पैक्ट है तो कुछ ना कुछ उपयोग भी हो रहा होगा इनका। अनुप्रयोग क्या है? इनका उपयोग जो है कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों में, रोड बेस बनाने में, मेटल रिकवरी और मिनरल फिल्टर आदि में किया जाता है। 18वां प्रश्न है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के बारे में कोई एक स्टेटमेंट गलत है इसमें।
वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों की खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। रिपोर्ट में अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश बताया गया है। 149 में 149वां स्थान इसका। रिपोर्ट के तहत आइसलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है और रिपोर्ट में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर रहा। देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 149 देशों के नागरिकों, ठीक है, के लिए जो है खुशहाली स्तर को मापते हुए इस बात को दर्शाती है कि इन देशों के लोग स्वयं को कितना खुश मानते हैं। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान 149 देशों में 149वें स्थान पर ही है। भारत 139वें स्थान पर ही है। 2020 में 144 था भारत। रिपोर्ट में लगातार आइसलैंड नहीं, फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष सबसे खुशहाल है। आइसलैंड दूसरे स्थान पर है। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 के तहत फिनलैंड को लगातार चौथे वर्ष विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है और दूसरे नंबर पर है आइसलैंड, तीसरे पर डेनमार्क और चौथे पर स्विट्जरलैंड है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्रम याद रखिएगा इसका। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और चौथे पर स्विट्जरलैंड। 19 प्रश्न। एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में कोई एक स्टेटमेंट गलत है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। इन गुफाओं की संख्या 34 है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई। इन गुफाओं को 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, ये गलत है। 2007 में नहीं, बहुत पहले हो गया था ये काम, 1983 में। तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। गुफाओं की संख्या 34 है यहाँ पर। इनमें 17 जो है ब्राह्मण यानी हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 5 जो है वो जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, विकसित की बात हो रही है। अगर शुरुआत की बात करें, इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी। ये गुफाएं विषय और स्थापत्य शैली के प्राकृतिक विविधता को दर्शाती हैं और इन गुफाओं को वर्ष 1983 में ही यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। ठीक है, 2007 तो बहुत बाद की बात है, 1983 में कर दिया था। गलत है चौथा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेस्टर्न घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में जाना जाता है सह्याद्री के रूप में। ठीक है, केरल में जाना जाता है इलायची पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियों में के रूप में। तो पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है इसको नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से और केरल में इसको अन्नामलाई या इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है वो पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, पठारी क्षेत्र के पश्चिमी सिरे को चिन्हित करती है। ठीक है, दक्कन के पठारी क्षेत्र के पश्चिमी सिरे को चिन्हित करता है वेस्टर्न घाट। यूपीएससी में भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए यूपीएससी बोला है तो यूपीएससी है, ऐसा नहीं है कि यूपीपीसीएस की जगह यूपीएससी बोल दिया गया है। यूपीएससी तो यूपीएससी। ठीक है, तो यूपीएससी ने कब प्रश्न किया था? एक 17-18 में किया था कि पश्चिमी घाट जो है भारत के 5 राज्यों में फैला, जो कि गलत था स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि कितने राज्यों में फैला है वेस्टर्न घाट। तो ये लगा लीजिए आप, गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न पूछ जाते हैं। बाकी ये भारत की जो तटरेखा है इसको याद रखिए, कितने राज्यों से लगी है, कितने किलोमीटर लंबी है, ये सब बेसिक प्रश्न है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 2 पाली में, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। दूसरा सीसेट का, पहला है जीएस का। इससे ही जो है मेरिट बनेगी। 150 प्रश्न आएंगे जीएस के और दूसरा सीसेट 100 प्रश्न आएंगे। इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, 1/3।